जहाँ तक तो मेरी एज नुसरत जावेद जी मामला है, बखुदा मुझे एक दिन भी इस मामले में शक नहीं था कि इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि मैं तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड हूँ कि ये 11 फरवरी की तारीख भी मैंने आज से 3 हफ्ते पहले जो है वो ऑन एयर कहती थी कि मेरा ख्याल है 11 फरवरी को। अच्छा। और उसकी रीज़न बड़ी सीधी सादी है। पंजाबी में एक मुहावरा है, कहते हैं पल्ले नी तेला दे कर दी मेला मेला। इरादे हमारे बहुत कुछ होते हैं, मसला सीधा साधा देखिए कि क्या हसीन इत्तेफाक है। कल IMF की टीम आती है, उसने आपके साथ दूसरी किस्त की बात करनी है और इलेक्शन की तारीख तय हो जाती है। ठीक, आ गई समझ? बिल्कुल ठीक। तो इलेक्शन की तारीख जो है, अब इलेक्शन इसलिए हर सूरत होंगे, ऐसे ही चीफ जस्टिस साहब ने इतना संजीदगी से ले लिया कि इसके बारे में मायूसी न फैलाएं, न करते अपना ग्रेसफुली और उसको लाइटर वे में ही रखते जैसे उन्होंने कहा है। तो भाई तीसरी किस्त उसी सूरत में आएगी जब 8 को इलेक्शन हो जाएंगे, वरना देखिए जो उस वक्त से हम अप्रैल 2022 से दिवालिया सुनते चले आ रहे हैं, तो मेरे मुंह में खाक, वो रियलिटी बन जाता। तो इसलिए मुझे तो इस मामले में हर किस कोई हैरत नहीं थी। मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इक़्तिदार और फैसला, और देखिए ये सारा कन्फ्यूजन उस मुल्क में फैल रहा है जहाँ पर नाम नहाद, आई एम डिलिबरेटली यूजिंग द वर्ड नाम नहाद, तहरीरी आइन, नाम नहाद तहरीरी आइन लिखा ही इसलिए जाता है कि यार कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके होते हुए भी ये फैसला नहीं हो पाता। अब आज यानी कि तशरीह और तौजीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट साहब की ज़बानी हमें एक मरतबा फिर पता चलता है कि आरिफ अलवी नाम के एक साहब ने, जो ईवान सदर में बैठे हुए हैं, उन्होंने आइन की बेहुरमती की थी उस वक्त असेंबली तोड़ के, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। अच्छा, यही बात जो है वो उमर अतिया बंदियाल साहब का कोर्ट भी कह गया था वो रात को खोल के। तो भाई एक बंदा अब तो 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि तो वो आइन तोड़ के धड़ल्ले से बैठा है, तो आइन फिर इसका मतलब है पैदा ही हुआ है इसलिए कि इसको जब चाहो तोड़ दो। तो खुदा के लिए फिर कोई सजा और जजा से भी गुजारें। तो ये जो है, इसी तरह आपने एक पार्लियामेंट का आ गया कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, आइन नहीं करेगा। अच्छा, उन्होंने जो खत लिखा वो भी गो मुगो का आलम था। मेरा सवाल ये है, नसीम संजीदगी से बात करें खुदा के लिए, अगर आपने इस मुल्क को सही समत पे रखना है, कहीं चलाना है, तो जब उमर अता बंदियाल साहब का कोर्ट भी कह रहा है कि वो आइन की वायलेशन थी, ठीक, कासिम सूरी, अच्छा वो सेंस भी बनती है कि यार अगर एक तहरीके अदम एतमाद जो है वो यानी पेश हो गई तो उसमें गिनती जरूरी है इनके तहत। हाँ। उसको किसी भी बहाने से फेंका ही नहीं जा सकता। आप उसमें करके आप असेंबली तोड़ दो, वो क्या, और कौमी, और वो भी कौमी सलामती के नाम पर। और वो क्या फवाद चौधरी हमारे दोस्त खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये तो देयर ऑल एंटी नेशनल, एग्जैक्टली ना, वो करके आप तोड़ दो और चलें जी। उमर अता बंदियाल साहब ने रात को खोला, नाराज हो गए, हम कहें जी चलें। ये एक सेट ऑफ जजेस का ख्याल था। अब उनके इंतहाई मुख्तलिफ नजरियात करने वाले वो भी कह रहे हैं, यानी कि उनका सेट बैठा हुआ है बेंच पे, बिल्कुल, और वो भी फरमा रहे हैं वही बात। तो खुदा का वास्ता है सुप्रीम कोर्ट साहब, आप आला तरीन अदालत है खुदा। और ये शख्स एक और ड्रामा कर चुका है तहरीरी आइन के होते हुए। कैटेगोरिकली आपका आइन कहता है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक बहुत सेंसिटिव ओहदा है नसीम बीबी, आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स आपका स्पेशलाइजेशन रही है, आपने इस पे किताबें लिखी हैं, आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने, मेरा यानी कि सियासत ज्यादा शोभा रहा है। बाबू मुझे आप ये बताइए कि आइन आपका वाज़ेह तौर पर कहता है कि एक पैनल आता है वजीर आजम के पास, उसमें से एक पे टिक लगाता है वजीर आजम, और वो ईवान सदर भेजता है और वजीर वहां से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। यही है ना, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो डाउट। ये भाई साहब ने डाली फाइल और जहाज लेकर मैं जमान पार्क पूछने जा रहे, किसने आपको अथॉरिटी दी थी? क्या आपने 19 नवंबर तक इतने सेंसिटिव ओहदे पर की, यानी तैनाती चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एटमी पावर वगैरह वगैरह, आप सुप्रीम कमांडर हैं, और आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि ये मैंने अपने सुप्रीम लीडर से पूछकर, आई रिफ्यूज टू प्ले एक्ट
as supreme commander as per the constitution of Pakistan, but I first sought approval of the my supreme leader. और मैं तुम्हारे सदके जावा, और अभी भी वो बैठे हुए हैं वहां। इसको सिकंदर मिर्जा की तरह निकालना पड़ेगा अभी भी किसी दिन। अच्छा, बड़ी वरना बात। बाद में मैं देखिएगा, वरना आर्टिकल चेंज वो हो गई, इसकी इम्पीचमेंट दीवार पे लिखी हुई है। अच्छा, अगर को मुनासिब आ गई पार्लियामेंट। अच्छा, बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग। ऐसी आई बदल से शुरा वर्गी तो शायद। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये जो आप अभी फरमा रहे हैं, इस पे मैं चाह रही थी कि अब सारा आलम जो फॉर्मर चेयरमैन पेमरा के, उस हवाले से बात करेंगे कि ये जो कुछ होता है उस पर क्यों कोई इक़दामात नहीं होते, कोई नहीं ली जाती पोजीशन। बट आप हमें ज़रा अथर इलेक्शंस का बता दें कि जो इलेक्शंस की डेट आई है, देन विल मूव टू द अदर सब्जेक्ट। सदर ममलिकत अपनी औकात में रहें, उनका क्या काम है तारीख देना, उनका क्या ताल्लुक़ है मशावरत से। ये किस मोअज़्ज़ज़ शख्सियत के अल्फाज थे ख्वाजा आसिफ साहब के, तो अब वो किस आइन के तहत कह रहे हैं। देखें, ये मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने आज फैसला लिखा है, और देखें बड़ा उनको क्रेडिट जाता है कि कम से कम कौम को इलेक्शन की डेट तो मिली है। बिल्कुल। लेकिन ये तो अगर सदर ममलिकत ने गद्दारी की थी, वो तो पहले ही फैसले में था। वो कौन से वफादार थे जिन्होंने जो है वो 11 महीने इस मुल्क में इंतखाबात नहीं होने देंगे, यानी अब तो 13 महीने के बाद इंतखाबात होंगे 2 सूबों में। आइन तो वहां पे भी वाजे है ना, आइन तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि आपने 90 रोज में इंतखाबात करवाने। उसके ऊपर उन्होंने कोई तायन नहीं किया कि वो उधर कौन जिम्मेदार है कि क्यों नहीं इंतखाबात। चीफ जस्टिस ने नहीं किया। मतलब इस फैसले बताते हैं ना, सदर ममलिकत के हवाले से तो पहले ही अदालत में एक फैसला आ चुका था ना कि वो जो उन्होंने असेंबली तोड़ी, जो भी यहाँ पे तो इंतखाबात का मामला था ना, वो असेंबली तो बहाल हो गई, असेंबली की अपनी मुद्दत भी पूरी हो गई। आइन के मुताबिक उन्होंने 2-3 दिन पहले तोड़ दी कि 90 रोज में होंगे, हालांकि अगर मुद्दत पूरी करती तो 60 रोज में होना था। तो वो क्यों नहीं उन्होंने बताया कि वो कौन है जो असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि हम 20 अरब रुपया नहीं देंगे, हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे, वो भी आइन में वाजे है ना। उसका क्यों नहीं उन्होंने जिक्र किया कि वो उन लोगों का क्या किरदार था और उनके साथ क्या होना चाहिए। ये भी जरूरी है ना। आइन के अंदर अब 90 रोज जब लिखा हुआ है, और अब आपकी पंजाब की और KPK की हुकूमतें 13 माह चलेंगी, ठीक, तो फिर तो आपके लिखे हुए आइन का तो कोई फायदा नहीं, जैसा नुसरत साहब ने फरमाया। और सदर ममलिकत का किरदार तो वाकई उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसमें एक चीज है कि देखें, जो चीजें भी होती हैं वो आपके मारूजी हालात में होती हैं। सदर ममलिकत का कोई इख्तियार नहीं है कि वो जनाब एक शख्स चला गया वो उससे मुशावरत करने चले जाएं कि किसकी तैनाती होनी है या नहीं होनी। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमती वुज़रा थे वो हमारे ही टीवी प्रोग्रामों में आके बैठ के कहते थे कि वो शख्स जो इस वक्त भगोड़ा है, जो अदालती निज़ाम को मतलूब है, तैनाती से पहले मुशावरत लंदन में उनसे होगी। तो वो किस कानून के तहत काबीना उधर जाती थी? तो देखिए ना, आपको मुल्की हालात में देखना पड़ेगा ना, वो किस कानून के तहत काबीना के खुलम खुला टीवी पे कहा जाता था कि जी वो मियाँ साहब ये कह रहे हैं, मियाँ साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मुशावरत वहां पे होगी। तो वहां पे जो लंदन में जाके मुशावरत होती थी, वहां पे जो एजेंसियां, क्या वो खैराती इदारे हैं? क्या कौमी सलामती खतरे में नहीं पड़ती थी? वो देख नहीं रहे होंगे? मतलब हम अपने इदारों के ऊपर कहते रहते हैं, क्या वहां पे वो कोई खैराती इदारे तो नहीं है ना? कौमी सलामती दोनों उन लोगों ने भी खतरे में डाली जो वहां पे जाके काबीना के फैसले करते थे। तो ये है ना, मारूजी हालात ऐसे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने की जरूरत है। पर मैं आपको छोटी सी बात कहूंगा, कभी भी इंसाफ की इमारत ना इंसाफी की बुनियाद पर नहीं खड़ी हो सकती। जब हमारा जो राइट था वोट का, करोड़ों लोगों का आपने सलब रखा, 1 साल से ज्यादा अरसा सलब रखा, और उसके लिए कोई भी जवाबदेह नहीं होगा। जी सब इसमें खुश हैं तो आगे चलें, फिर खुशियां मनाएं साहब, फिर जिस चीज में लोग खुश होंगे उसी तरह मुल्क को चलाएं। आइन को साइड देखे ना, 1 साल से ज्यादा हो जाएगा। 2 सूबों जनवरी में टूटी थी। अच्छा, सूबों के अंदर जनवरी में, तो 13 माह। तो ये खुशी से तो नहीं चलते ना मुल्क। तो आप कह रहे हैं कि जो नुसरत साहब कह रहे हैं उससे हट करके और भी मामलात हैं जिसमें मैं एग्री करता हूं, वो बात, लेकिन आप कह रहे हैं इन एडिशन टू दैट जी सारी चीजें ठीक। मजहर तो वेरी क्विकली ऑन द इलेक्शंस, और फिर दूसरे मामले पे भी चलते हैं कि जो आइन टूटता है और फूटता है और फिर कुछ भी नहीं होता, उसमें से एक नई सिचुएशन ही निकल आती है। दैट्स इट, नोबडी इज आंसरेबल फॉर एनीथिंग। वो बाद में आते हैं, पहले इस पे बताइए इलेक्शंस। देखिए नसीम, पहले आप 1 मिनट, ये मजहर आप माइक पे ये तो नहीं ना कहने लगे कि शायद इलेक्शन ना हो। अगर आप ये कहेंगे फिर आपको नहीं बोलने देंगे। कोई एतबार नहीं। ये नहीं, मजहर जो है बहुत सारे बच्चों की आजादी सहाफत के नाम पर नौकरियां गंवाता रहा है, लिहाजा नहीं मजहर खुदा के लिए ऐसे ना करना यार, बड़ी मुश्किल से यार, प्लीज। नहीं नाज़रीन, मजहर तो भैया बच के मजहर भाई, हम मजाक करें थोड़ा से, ये बीमार हैं तो वी आर ट्राइंग टू चेयर हिम अप। जी मजहर। देखिए शाहजी, देखो नसीम, शाहजी तो हमारे उस्ताद हैं, ठीक ना। आपने उस्ताद और शागिर्द को एक जगह वो खड़ा कर दिया। शाहजी की जो
को देखते हुए तो हमने जर्नलिज्म शुरू की है। देखिए, बहुत इस मुल्क का, ये मुल्क सियासी अभाम का शिकार रहा है, तो मैं अभाम पर सवाल क्यों नहीं उठाऊं? मतलब ये कैसे हो सकता है? मुझे अगर फर्ज करें, मुझे कहीं से खबर मिलती है, कहीं से मुझे इत्तला मिलती है कि शायद इलेक्शन ना हो, तो मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकता? ठीक, आप कैसे मुझे आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे सकते हैं? तो इस चीज को नहीं तस्लीम करता। मुझे अगर मिलेगी तो मैं तो लिखूंगा भी, इसको कहूंगा भी। वो अलग बात है कि हम आपका एडिटर या वो उसको ना जाने दे, लेकिन ये कहना, ये तो पहली इलेक्शन 2024 की पहली सेंसरशिप है। इस तरह की बात करना तो माजरत के साथ, और जब कादी फायज ईसा साहब बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उस वक्त 9 अखबारात के खिलाफ सेडिशन का केस बना था। ये जो देखें इस तरह की, मुझे तो बहुत गैर जरूरी इसमें बात है। जहां तक इलेक्शन उसका ताल्लुक है, आरिफ अलवी क्या मैटर करते हैं, इमरान खान क्या मैटर करते हैं, नवाज शरीफ क्या मैटर कर सकते हैं, या जरदारी साहब, ये जो पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में जो कुछ हुआ है, आप बुलाएं दो शख्सियात को बुलाएं ना। आप सब पे आरिफ अलवी, उसे जनरल बाजवा और जनरल फैज ने क्या किया? जिनको बुलाना चाहिए उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही। उसमें सवाल छोड़ दिया जाता है कि जी आप बताएं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। भाई पता है आपको मास्टरमाइंड कौन था, आप क्यों दूसरों से सुनना चाहते हैं? आप उनको तो बुलाएं। आप उसमें उनको नहीं बुला रहे जिन्होंने दस्तखत किए, जिनको राइट नहीं था दस्तखत करने का। क्या बुलाया है कोर्ट ने उनको क्यों नहीं बुलाते? आपको पूरा इलेक्शन 2018 का भी पता चल जाएगा, 2022 की अदम एतमाद की तहरीक भी पता चल जाएगी, आरिफ अलवी साहब का क्या किरदार रहा वो भी पता चल जाएगा, बाकी लोगों का भी पता चल जाएगा। 2 शख्सियात को बुला लें, आपको पता चल जाएगा कि पिछले 5-6 सालों में क्या हुआ इस मुल्क में। बाकी माजी को तो छोड़ दें, इन 5 सालों का हिसाब के लिए इनको बुला लें कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या इनको ये आईनी तौर पे ये हक हासिल था ये सब कुछ करने का या नहीं था।